जैसा कि हमने देखा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये जितने भी डिसएडवांटेजेस हमने यहाँ पर देखे, इनको दूर करने के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाए हैं। आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ दिखाया गया है, ये कैरियर वेव सिग्नल जो होता है उसके लिए वोल्टेज के वेरिएशन का ग्राफ है, और ये जो है ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के यानी कि जो बेस बैंड होता है उसके लिए वोल्टेज का वेरिएशन का ग्राफ दिखाया गया है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि इस वेव को इस वेव के साथ में सुपरपोजिशन करा दिया जाता है ना, और दोनों को मिला करके जो रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आप देखेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड के बराबर है ना। जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड और कैरियर वेव सिग्नल का एम्पलीट्यूड एक जैसा है। इसका भी वीसी एम्पलीट्यूड था, इसका भी वीसी एम्पलीट्यूड है ना, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके जैसी भी नहीं है और इसके जैसी भी नहीं है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज होती है। देखेंगे कि जैसे इसका जो पीक आया है वहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और जहां पर इसका वैली आया वहां पर फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम हो गया है ना। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में करते क्या है, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ modulated signal remains constant and equal to amplitude of carrier wave signal, but the frequency of modulated signal gets modified accordance with the amplitude of base band और modulating सिग्नल। अगर हमें इस कैरियर वेव का इक्वेशन लिखना हो तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, Vc इज इक्वल टू Vc साइन ओमेगा सी इंटू टी। उसी तरह से ये जो बेस बैंड है या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, अगर इसका इक्वेशन लिखना हो तो लिखेंगे Vv इज इक्वल टू Vv साइन ओमेगा m। m लिख का मतलब है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर C का मतलब है कैरियर सिग्नल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है इंटू टी। ये हो गया। अब इन दोनों का सुपरपोजिशन कराएंगे तो ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा। मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो वैरी करता है, और किसके साथ वैरी करता है, इस बेस बैंड के एम्पलीट्यूड के हिसाब से, है ना। तो कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज इक्वल टू ओमेगा सी। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, हालांकि हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख रहे हैं ना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना हो, अगर निकल गया है तो फ्रीक्वेंसी भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये एक्चुअली मैं लिख रहा हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी प्लस इसका जो एम्पलीट्यूड है उसके हिसाब से वेरी करता है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर Vv, एक फैक्टर आता है के इंटू Vv
साइन ओमेगा एम इंटू टी। तो देखेंगे कि ये जो फ्रीक्वेंसी है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वो डिपेंड करता है किस पर, इसके एम्पलीट्यूड पर। बेस बैंड का जो एम्पलीट्यूड है वीबी इस पर डिपेंड करता है, और चूंकि ये टाइम डिपेंडेंट है तो ये फ्रीक्वेंसी भी टाइम के साथ में वेरी करेगा, है ना। अब हमें ये पता करना हो सकता है कि जो फ्रीक्वेंसी है इसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से कितना ज़्यादा डेविएट होता है ना। तो कहते हैं कि जब मैक्सिमम स्विंग इन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड, यहाँ भी हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, है ना, ये ध्यान रखना है, ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल फ्रॉम कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी is called frequency deviation, है ना। और फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो है उसमें हमें पता करना हो तो हमें पहले ये पता करना चाहिए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो सकती है और इसकी मिनिमम कितनी हो सकती है। तो अगर ओमेगा मिनिमम निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ से यह आएगा ओमेगा सी माइनस के एफ वी बी। ये तब आएगा जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू -1 हो, और मैक्सिमम तब आएगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू +1 हो। तो उस केस में आएगा ओमेगा सी प्लस के एफ इंटू वी बी, है ना। तो जो डेविएशन है फ्रीक्वेंसी का डेविएशन, इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा सी माइनस ओमेगा मिनिमम इज इक्वल टू ओमेगा मैक्सिमम जो है ओमेगा सी से बड़ा होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा मैक्सिमम माइनस ओमेगा सी। ये दोनों बराबर बराबर होते हैं, है ना। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का डेविएशन। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या किया कि जो डेविएशन है वैसे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा है, लेकिन ज़्यादातर जो है फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा जाता है, तो मैं इसको जो है वो चेंज कर देता हूँ। ये जो है इसमें अगर मैं 2 पाई से डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के टर्म में। यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में था, तो डेल्टा को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा ओमेगा सी बाई 2 पाई, ये आएगा एफ सी माइनस ये हो जाएगा ओमेगा मिनिमम। ओमेगा मिनिमम का हो गया एफ मिनिमम, है ना, इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं एफ मैक्सिमम माइनस ये हो जाएगा ओमेगा सी का मतलब हो गया जो कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये आ गया डेविएशन, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हमें एफ मिनिमम की वैल्यू पता करनी हो तो एफ मिनिमम का मतलब हो गया ओमेगा सी माइनस इसको लिख सकते हैं एफ सी माइनस ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो इसमें 2 पाई से डिवाइड करने से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एफ सी माइनस के एफ वी बी डिवाइडेड बाई 2 पाई, और एफ मैक्सिमम जो है ये आ जाएगा एफ या हाँ एफ सी प्लस के एफ वी बी डिवाइडेड बाई 2 पाई। एक टर्म यूज किया जाता है कैरियर स्विंग। कैरियर स्विंग का मतलब होता है कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी का जो डेविएशन होता है वो हम लोग पता करते हैं, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है उसको कैरियर स्विंग कहते हैं। मैक्सिमम स्विंग इन फ्रीक्वेंसी ऑफ modulated
सिग्नल। तो ये जो कैरियर स्विंग है इसको हम लिख सकते हैं एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम। तो इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये देखेंगे आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू के एफ इंटू वी बी डिवाइडेड बाई 2 पाई। इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हो गया कैरियर स्विंग। उसके बाद एक टर्म यूज किया जाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी ये टर्म फाइंड किया था, यहाँ भी आता है। इसको कहते हैं इट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन in modulated signal to the frequency of modulating signal। मॉड्यूलेटिंग का मतलब ये वाला हो गया है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो FM होती है। ये हो गया डेविएशन और ये होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। उसी तरह से जैसे हमने पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है उसमें 2 बेस बैंड फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो होता है इस केस में यानी एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स होते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड wave or signal has infinite number of sideband frequencies। जैसे एक फ्रीक्वेंसी हो गया FC, दूसरा साइड बैंड हो गया FC प्लस FM, तीसरा हो गया FC प्लस 2FM, चौथा हो गया FC प्लस 3FM। इस तरह से ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड फ्रिक्वेंसी होती है। अगर इसमें बैंड विड्थ पता करना हो, बैंड विड्थ, तो ये होता है 2N इंटू FM, वेयर N is number of side bands, है ना। एक टर्म होता है जिसको कहा जाता है डेविएशन रेशियो। डेविएशन रेशियो का मतलब कैसे देख सकते हैं कि मैक्सिमम परमिटेड डेविएशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम परमिटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, इसको कहते हैं डेविएशन रेशियो, है ना। मतलब कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम परमिटेड फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड maximum permitted frequency of modulating signal, है ना। मतलब कि ये वाला जो है इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या परमिटेड है वो ये हो गया, और मैक्सिमम परमिटेड जो है फ्रीक्वेंसी में डेविएशन डेल्टा मैक्सिमम होगा। इसके रेशियो को डेविएशन रेशियो कहा जाता है। परसेंट मॉड्यूलेशन एक वर्ड आता है, ये होता है कि एक्चुअल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन मतलब एक तो होता है परमिटेड, है ना, और एक होता है एक्चुअल। तो ये एक्चुअल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है और ये हो गया परमिटेड
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, मतलब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बताएगा परसेंट मॉड्यूलेशन। तो अभी तक हमने एनालॉग सिग्नल का जो मॉड्यूलेशन होता है उसके बारे में पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला केस और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाला केस। अब जो है हम लोग पल्स मॉड्यूलेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम्स बनाए गए हैं। इस पल्स मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो कैरियर वेव है, ये जो कैरियर सिग्नल है वो पल्स के फॉर्म में होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है ना। आप देखेंगे यहाँ पर कैरियर सिग्नल दिखाया गया, ये पल्स के फॉर्म में है। अगर यहाँ पर कहा जाए कि ये वोल्टेज है और यहाँ पर टाइम है, और जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में है। मॉड्यूलेटिंग या बेस बैंड जो होता है वो कंटिन्यूअस है, ठीक। अब जो है ये पल्स मॉड्यूलेशन 3 टाइप का होता है, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में। एक होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको PAM कहा जाता है, दूसरा होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM कहा जाता है, और तीसरा होता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन इसको PPM कहा जाता है। तो इन तीनों के बारे में बारी बारी से हम लोग समझेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि पल्स मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव जो होते हैं, कैरियर वेव सिग्नल्स are not continuous but are in the form of pulses, ठीक। अब इसमें जैसे कि पहला वाला है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी कि PAM। इसमें क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव varies accordance with the modulating signal। आप फिगर में भी समझ सकते हैं कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो शेप है कुछ ऐसा बन रहा है, और इसमें ये है तो पल्स के फॉर्म में जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये, लेकिन इसका जो शेप देखेंगे कुछ इसी टाइप का बनेगा। ये जो है ये कुछ इस टाइप का बन रहा है, जैसा इसका शेप है वैसा है ना। मतलब कि जो पल्सेज हैं, पल्सेज का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, और वो किसके हिसाब से, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। जो दूसरे टाइप का होता है उसको कहते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यानी कि PWM। इसमें पल्सेज का जो विड्थ है, ये विड्थ है, एक्चुअली में ये टाइम बताएगा, है ना। ये हो गया VT, ये भी VT हो गया, ये भी VT। हम लोग बात कर रहे हैं इसकी। इसमें देखेंगे कि जो विड्थ है, विड्थ जो है वो वैरी करेगा इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से। इसमें कह सकते हैं कि जो पल्स ड्यूरेशन है, पल्स ड्यूरेशन इन मॉड्यूलेटेड सिग्नल varies accordance with the modulating signal। है ना, देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर इसका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो पल्स ड्यूरेशन है ना, विड्थ का मतलब है पल्स ड्यूरेशन, क्योंकि इस पर एक्सिस पर हमने टाइम रखा है, तो पल्स का जो विड्थ होगा वो एक्चुअली में पल्स का टाइम ड्यूरेशन बताएगा।
है ना। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो है पल्स ड्यूरेशन कम है, जैसे जैसे पीक के पास पहुंचे पल्स ड्यूरेशन बढ़ गया, पीक से नीचे जा रहे हैं यहाँ पर तो पल्स ड्यूरेशन फिर से घट रहा है। यहाँ पर जो है सबसे निगेटिव में है एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर और भी छोटा हो गया, ये जो यहाँ पर ये जो पल्स ड्यूरेशन है बहुत छोटा चले हो गया है। तो पल्स ड्यूरेशन जो है, जो इंटरवल है या कहें कि पल्स का जो विड्थ है वो डिपेंड करता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पर, है ना। फिर तीसरे टाइप का है, इसमें हम लोग देखते हैं पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। इसको लिखते हैं पीपीएम। इसमें क्या होता है कि जो पल्स का पोजीशन है, पल्स पोजीशन varies accordance with the instantaneous value or values of modulating signal। इसमें क्या है कि जो पल्स का पोजीशन है, ये देखें जैसे इसमें पल्स तो यहाँ था, अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है उसके हिसाब से ये थोड़ा सा खिसक जाता है। अब यहाँ पर कहेंगे कि जो वोल्टेज पॉजिटिव साइड में है तो ये जितने भी पल्स हैं ये अपनी पोजीशन से थोड़ा आगे खिसक गए हैं, इनका जो ओरिजिनल पोजीशन था उससे थोड़ा सा ये आगे खिसक गए हैं, ये भी आगे खिसक गया है। और इसके आगे वाले जो पल्सेज हैं, चूंकि यहाँ पर ये निगेटिव में जा रहा है तो ये जो पल्सेज हैं ये अपनी पोजीशन से पीछे खिसक गए हैं निगेटिव में, ऐसे, है ना। तो इसमें पल्स का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि ये ग्राफ जो है पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव साइड में खिसक गए हैं, ये ग्राफ निगेटिव में है तो ये निगेटिव साइड में खिसक गए हैं। तो ये तीन तरह के पल्स मॉड्यूलेशन होते हैं। तो मॉड्यूलेशन के बाद, मॉड्यूलेशन तो किया जाता है जहां पर ट्रांसमीटर्स होते हैं, है ना। उसके बाद डीमॉड्यूलेशन किया जाता है जहां पर रिसीवर होते हैं, मतलब मॉड्यूलेटेड वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होती है, तो ट्रांसमीटर से मॉड्यूलेटेड वेव भेजा जाता है। जब वो रिसीवर के पास जाता है तो वहां से जो ओरिजिनल सिग्नल है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, उसको वापस हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो उस प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। इट इज the process of extracting original message or signal from modulated signal at receiver end और at receiver, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक सर्किट दिखाया है, इसको कहा जाता है सिंपल मॉड्यूलेटर सर्किट। इसमें देखेंगे यहाँ पर कोई वेव, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो है वो आया है, यहाँ पर एक कॉइल है, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसके कारण से यहाँ पर इंड्यूस होगा। तो एक्चुअल में जो एम वेव है उसका ग्राफ हमने यहाँ दिखाया है ना, कुछ इस टाइप से ये वेरी कर रहा है टाइम के साथ में। जब इसमें आएगा, इसमें इंड्यूस होगा करंट, और ये करंट ऐसे फ्लो करने की कोशिश करेगा तो जो डायोड को पार कर जाएगा, डायोड को पार करेगा तो एक ही साइड में करंट फ्लो करता है, उल्टा साइड में फ्लो नहीं करता। तो ये जो निगेटिव वाले पार्ट्स हैं ये गायब हो जाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले रहेंगे, है ना। तो ये जो है ये है एक्चुअल मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक। उसके बाद ऐसा वेव जो है ये तब दिखेगा जब इस डायोड को क्रॉस करेगा। सिग्नल आफ्टर
क्रॉसिंग द डायोड, डायोड को पार करने के बाद जो सिग्नल है वो ऐसा रहेगा। और जब ये आरसी सर्किट देखेंगे, यहाँ पर रेजिस्टर है, यहाँ पर कैपेसिटर है, इस आरसी सर्किट को पार करेगा तब आउटपुट मिलेगा। ये जो आउटपुट है ये वापस जो ओरिजिनल सिग्नल होगा, है ना, यहाँ से ओरिजिनल मैसेज और सिग्नल बाहर आएगा। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आरसी सर्किट को क्रॉस करने के बाद एक्चुअल शेप जो है यहाँ पर आ गया सिग्नल का। तो ये हो गया ओरिजिनल मैसेज सिग्नल आफ्टर क्रॉसिंग द आरसी सर्किट। ठीक, अभी जो है हम लोग एक दो एग्जाम्पल्स करेंगे, जिसमें कि पहला एग्जाम्पल है, इसमें कहा गया है टीवी टावर हैज ए हाइट ऑफ 75 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एंड एरिया अप टू विच दिस टीवी ट्रांसमिशन कैन बी रिसीव्ड इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो अगर आपको याद हो, हमने फाइंड किया था कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये ट्रांसमिशन कवर कर सकता है वो आता है √2 हाइट ऑफ टावर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, ये आता है। तो 2, यहाँ पर हाइट दिया गया है 75 मीटर, इसको हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, ये हो गया। और रेडियस ऑफ अर्थ पहले से ही किलोमीटर में दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, तो ये आ जाएगा 31 किलोमीटर। अगर हमें एरिया निकालना हो, एरिया कवर्ड, तो इसको लिखना चाहिए पाई इंटू डी मैक्सिमम का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा 3018 किलोमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है ये है अ टीवी टावर हैज ए हाइट ऑफ 100 मीटर, हाउ मच population is covered by the TV broadcast if average population density around the tower is 1000 person per kilometer square, given radius of earth is 6.37 into 10 to the power 6। तो इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो मैक्सिमम कवर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, √2h इंटू r, ये आ जाएगा। और अगर हमें एरिया निकालना हो तो एरिया निकालेंगे पाई डी मैक्सिमम का स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 2HTR, ये हो गया एरिया। अब दिया गया है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो दिया है 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर, पॉपुलेशन डेंसिटी ये दिया है 1000 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। मैं पर मीटर स्क्वायर में निकालना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, यहाँ पर 1000 के स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि किलोमीटर स्क्वायर में ज़्यादा पर्सन होंगे, है ना, और जबकि मीटर स्क्वायर एरिया की बात करें, 1 मीटर स्क्वायर एरिया की, तो उसमें कम लोग होंगे, इसलिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया 10⁻³ अब अगर टोटल पॉपुलेशन अगर का पता करना है, टोटल पॉपुलेशन कवर्ड, तो ये होना चाहिए पॉपुलेशन डेंसिटी, ये हो गया पर मीटर स्क्वायर,
और इसको भी पर मीटर स्क्वायर में ही लिखेंगे, है ना। ये जो एरिया है ये मीटर स्क्वायर में है, तो ये पर मीटर स्क्वायर हमने पहले ही कर दिया है। अगर एरिया मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिर्फ पॉपुलेशन आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू पाई इंटू 2। हाइट दिया गया है 100 मीटर और रेडियस ऑफ अर्थ भी दिया हुआ है 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, है ना। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये करीब आएगा 40 लाख।